बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इरफान एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। हमारा टॉपिक है 2.4 और हमारे टॉपिक का नाम है टॉर्क। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ज़रा गौर से आज इसको सुनते रहिए और देखते रहिए। तो टॉर्क होता क्या है? टॉर्क कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और उसके अंदर टर्न प्रोड्यूस हो जाए, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? टॉर्क। इसकी डिफरेंट एग्जांपल है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कोई एक स्पैनर है और ये जो है नट है। जब स्पैनर के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर इसके ऊपर हम क्लॉकवाइज फोर्स अप्लाई करते हैं लाइक दिस, जब क्लॉकवाइज फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो ये नट है ये टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो नट है ये लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो लेंथ है दिस वन, इस लेंथ को कहते हैं मोमेंट आर्म, और जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होती है उस पॉइंट को कहते हैं पिवट पॉइंट। तो जरा पिवट पॉइंट का कॉन्सेप्ट जरा गौर से समझ लें। मिसाल के तौर पर ये सीसो है, दिस वन अक्सर जो है पार्क्स वगैरह में आपने जो है देखा होगा। ओके, इसकी रोटेशन भी मेन पोजीशन के राउंड अबाउट जो है वो होती है, और इस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, जो पॉइंट इसके साथ अटैच है, इस पॉइंट को कहते हैं पिवट पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है पिवट पॉइंट, क्योंकि इसके गिर्द ही मोशन होती है, इस पॉइंट को कहेंगे पिवट पॉइंट। तो ये भी एक टॉर्क की एग्जांपल है। देयर आर मेनी डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द टॉर्क। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम दरवाज़ा वगैरह खोलते हैं तब भी उसके अंदर जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। और ये देख सकते हैं दिस वन, जो इसकी रोटेशन है, इसकी रोटेशन भी क्या प्रोड्यूस करती है? टॉर्क प्रोड्यूस करती है, क्योंकि हमारे अर्थ की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है दिस वन। तो इसका टॉर्क क्या होगा? अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो टॉर्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसी तरीके से जब हम नट वगैरह लूज करते हैं या नट को टाइट करते हैं तब भी टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरीके से ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पास एक स्पैनर है और ये फ्लैग है, इसके ऊपर जो है ये नट है। अगर इस नट को जब हम लूज करेंगे दिस वन, तो इसके अंदर जो है तब भी टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा लाइक दिस। अभी देखें ये, क्योंकि इसकी रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो टॉर्क क्या होगा? पॉजिटिव दिस वन। ये रोटेशन क्या होगी? क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो टॉर्क क्या हो जाएगा फिर? नेगेटिव दिस वन। जब भी किसी नट को टाइट करना हो तो आपने रोटेशन करनी है क्लॉकवाइज दिस वन, क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। अगर नट को लूज करना है तो आपने एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेशन करनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, वो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ दिस वन। टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एफ जो है ये फोर्स है, जो फोर्स अप्लाई करते हैं। आर क्या है? ये मोमेंट आर्म होता है। और मोमेंट आर्म क्या चीज़ है? इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब टॉर्क का जो है वो यूनिट क्या होता है? क्योंकि फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है और आर का यूनिट जो है वो डिस्टेंस है, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। तो टॉर्क का यूनिट क्या बन जाएगा फिर? न्यूटन मीटर। अब इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं तो इसकी डायमेंशन होती है mL²T-2। ये भी इसी तरीके से कोई नट वगैरह है तो अगर इसमें भी टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो इसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे या फिर इसमें ऐसे डाउनवर्ड जो है वो फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए क्या करेंगे जी? हम दो तरीके से जो है टॉर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कोई एक रिजिड बॉडी है और दिस वन, ये हमारे पास जो है ये मोमेंट आर्म है और इसके किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर ये हम इसको कंसीडर करें कि हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी ऐसे है आर, अगर बिल्कुल इसके सामने फोर्स अप्लाई करें स्ट्रेट तो इसमें कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा।
टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा? जब हम इसके किसी एंगल पे फोर्स अप्लाई करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से समझ लीजिए, जैसे सीसो अगर बिल्कुल सामने फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। टॉर्क प्रोड्यूस कब होगा? जब किसी एंगल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तब जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब हम किसी एंगल पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब इस फोर्स को हम इसके कंपोनेंट्स में जो है वो रिजोल्व करेंगे, तो ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, और जो सेकंड वन जो है ये हमारे पास फोर्स का वाई कंपोनेंट हो जाएगा। दिस वन इट इज द वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो हमने इस तरीके से फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेना है। दिस वन क्योंकि ये लेंथ जो है दोनों, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो ये हो जाएगा एफ कॉज ऑफ थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा। क्योंकि फोर्स है, फोर्स को हमने टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो ये एक्स कंपोनेंट एफ कॉज ऑफ थीटा और वाई वाला कंपोनेंट एफ साइन ऑफ थीटा। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो टॉर्क किस कंपोनेंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ? क्या एफ कॉज ऑफ थीटा की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हुआ? नो, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ये देखें, अगर ये मेरे पास ऐसे नट है और दिस वन, अगर मैं इसको लूज करूंगा तो मुझे किसी एंगल पे लाइक दिस एंगल पे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। दिस वन अगर मैं स्ट्रेट फोर्स अप्लाई करूंगा कभी भी इसके अंदर रोटेशन नहीं होगी। अगर रोटेशन प्रोड्यूस करनी है तो मुझे किसी एंगल के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है लाइक दिस। तो अगर मैं एंगल के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तब इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एफ साइन ऑफ थीटा की वजह से प्रोड्यूस होता है। जो एफ कॉज ऑफ थीटा है हॉरिजॉन्टल जो इसके बिल्कुल स्ट्रेट है उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। तो टॉर्क को हम क्योंकि टॉ से डिनोट करते हैं, तो ये टॉ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि एफ की जगह हम क्या लिखेंगे? एफ साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म जो है वो आर के इक्वल है, तो ये बन जाएगा टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। अब सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में हमने क्या किया था? फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया, तो हमने टॉर्क का जो है वो रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे जिसके अंदर ये जो मोमेंट आर्म है आर जो है, अब हम इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे। तो इसको कंपोनेंट्स में कैसे रिजोल्व करेंगे जरा गौर से देखें। हमने बिल्कुल इसको बैक साइड पे जो है वो ऐसे इंक्रीज करना है, दिस वन, और यहां से इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है, दिस वन। तो ये जो है एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन जाएगा। इसके अंदर क्योंकि ये फोर्स के हॉरिजॉन्टल है दिस वन, और ये जो है इसके फोर्स के क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो बन जाएगा आर साइन ऑफ थीटा और यहाँ पे बन जाएगा आर कॉज ऑफ थीटा। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें किस कंपोनेंट की वजह से जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो इसके अंदर भी क्योंकि ये जो आर कॉज ऑफ थीटा है बिल्कुल फोर्स के हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल दिस वन, जैसे ये फोर्स के जो है ये हॉरिजॉन्टल था। अगर फोर्स के हॉरिजॉन्टल है जिस वन, तो इसका मतलब उसमें टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसमें भी टॉर्क जो है आर साइन ऑफ थीटा की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे टॉ इज इक्वल टू एफ जो है एज इट इज आ जाएगा। अब क्योंकि हमने आर को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया है तो यहाँ पे आ जाएगा आर साइन ऑफ थीटा। अगर इनको मल्टीप्लाई करें टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। तो ये एक और ऑल्टरनेट मेथड था टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए। तो आपने अगर ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने दोनों मेथड से ही इसको जो है बताना है, और इसकी एक्सप्लेनेशन आपने खुद से लिखनी है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे? आपने लिखना है कि कंसीडर अ रिजिड बॉडी विच इज पिवटेड एट द पॉइंट O। उसके बाद फिर आपने लिखना है कंसीडर द फोर्स F इज एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी एट पॉइंट P whose पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन इज R। फिर आपने क्या लिखना है? देन वी रिजोल्व द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स इनटू द टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, बस यहाँ तक आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है और उसके बाद इसकी जो है आपने डेरिवेशन कर देनी है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉर्क, कि टॉर्क की जो है पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। ये मैंने पहले भी बता दिया। अगर
एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, दिस वन लाइक दिस। अगर एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेशन होती है तो टॉर्क क्या होता है, दिस वन। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो हमारे पास टॉर्क जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो जाए बिल्कुल एग्जैक्टली, तो हमारे पास जो है वो टॉर्क क्या आ जाएगा, नेगेटिव, दिस वन। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो टॉर्क जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। अब एक और जो है स्पेशल केस डिस्कस करते हैं टॉर्क के लिए। दो इसके केसेस हैं। केस नंबर 1 कि टॉर्क जो है वो मैक्सिमम कब होता है, और नंबर 2 टॉर्क मिनिमम कब होता है। तो स्टूडेंट्स टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल उसमें जो है कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली, दिस वन एग्जैक्टली। यहाँ पे जब आप अगर फोर्स अप्लाई करेंगे 90 डिग्री के एंगल पे तो टॉर्क जो है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। तो वो देखते हैं कैसे, टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो टॉ इज इक्वल टू आर एफ। तो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क जो है वो जनरेट हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क। क्योंकि साइन 90 जो है वो 1 होता है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब डिस्कस करते हैं कि टॉर्क जो है वो मिनिमम कब होगा। तो ये टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल उसी के पैरेलल जो है वो फोर्स अप्लाई होगी। तो ये साइन 0 0 होते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू आर एफ मल्टीप्लाई बाय 0। जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो हम लिख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू 0। तो जब टॉर्क 0 हो गया इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम। तो टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब जो है एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। एंगल 0 डिग्री होने का मतलब ये है बिल्कुल इसी के सामने ही फोर्स अप्लाई करें, एग्जैक्टली बिल्कुल स्ट्रेट, तो कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। जब रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी तो कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के टॉर्क के बारे में, वो भी अभी ज़रा गौर से सुनने आपने। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल हैपन इफ द मोमेंट आर्म बिकम 0। अगर ये जो मोमेंट आर्म है दिस वन, अगर ये 0 हो जाए तो क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल भी नहीं। मोमेंट आर्म 0 होने का मतलब ये है कि दिस वन, ये अगर ये स्पैनर यहाँ से जो है गायब हो जाए, बिल्कुल ये जो मूवमेंट आर्म जो है ये लेंथ जो है अगर ख़त्म हो जाए बिल्कुल, तो क्या कोई टॉर्क प्रोड्यूस होगा, नो। अगर मूवमेंट आर्म जो है वो 0 हो जाए इसका मतलब ये है तो टॉर्क क्या होगा, 0, नो टॉर्क विल बी प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 2, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। क्या बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो है वजह से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अगर फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी रोटेट कर सकता है, नो। तो बॉडी कैन नॉट बी रोटेट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, क्यों नहीं रोटेट कर सकता, जैसे कि ये जो है इसका सेंट्रल पॉइंट है। पहले तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझ लें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो पॉइंट, द पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। वो पॉइंट जिस पे बॉडी का पूरा वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करे, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर कोई स्क्वायर है और स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर फाइंड आउट करना चाहें तो इसको दरमियान से जो है वो क्रॉस करेंगे। जिस पॉइंट के ऊपर ये जो है एक दूसरे को कट करते हैं, ये पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो अगर इस पॉइंट पे जो है वो फोर्स अप्लाई करें तो क्या बॉडी के अंदर जो है वो रोटेशन होती है, नो। द बॉडी कैन नॉट रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट बिकॉज इन दिस केस द लाइन ऑफ एक्शन, मतलब वेट ऑफ द बॉडी इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी।
ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट आर्म क्या होता है, जीरो। अगर वही बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन तकरीबन जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया गया है, तो यहाँ पे मूवमेंट आर्म जो है वो जीरो है, इसका मतलब जो है वो बॉडी रोटेट नहीं करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द टॉर्क इफ आर एंड एफ आर रिवर्स। अगर आर को रिवर्स कर दें तभी टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर एफ को रिवर्स करें फिर भी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी रिवर्स। लेकिन ये लिखा हुआ है और, अगर आर एंड एफ अगर इन दोनों को रिवर्स कर दें फिर टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी। लास्ट उसके बाद नेक्स्ट है शो दैट टॉर्क एंड वर्क हैव द सेम डायमेंशन। तो ये आपने खुद से करना है। मैंने ये टॉर्क की भी और वर्क की भी डायमेंशन जो है कैलकुलेट करके बताई हुई है। चैप्टर नंबर 1 का जो मेरा लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस वाला। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। जी, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है। अक्सर बच्चे जो है वो क्वेश्चन सुनते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि टॉर्क की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो टॉर्क की डायरेक्शन हमें होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। दिस वन, ये अगर प्लेन है तो इसकी जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है टॉर्क की डायरेक्शन। और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम इसको राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।